Hello everyone. In this video, we are going to take a topic of from unit number 6, which is triple integration. ऑलरेडी हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और अभी जो टॉपिक हम लेने वाले हैं इट इज ट्रांसफॉर्मेशन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. In double integration, we have taken transformation to polar form, transformation to polar form from Cartesian to polar. Cartesian means variables x and y, polar means variables r and theta. तो कार्टेशियन टू पोलर हमने ऑलरेडी डबल इंटीग्रेशन में लिया है. इन ट्रिपल इंटीग्रेशन as it is in three-dimensional space, so here transformation from Cartesian form will to spherical polar coordinates. Here we are having one extra coordinate which is phi, spherical coordinate. Polar तो हमें पता है, polar means r and theta. तो यहाँ पे एक extra coordinate रहेगा which is called as spherical coordinate and it is denoted by phi. So for converting a problem from Cartesian to polar form, again we have to use some substitution. जैसे कार्टेशियन टू पोलर में हमने डबल इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लिखा था, वैसे यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म के लिए फिर से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है. कार्टेशियन मींस वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ गिवन प्रॉब्लम इनटू स्फेरिकल फॉर्म, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर x इक्वल टू r sin theta cos phi, y equals to r sin theta sin phi, and z equals to r cos theta. So these are the three substitutions for variables x, y, z. जो कार्टेशियन फॉर्म में x, y, z रहेंगे, ये तीनों को स्फेरिकल पोलर में कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन लिखते टाइम पे थोड़ा सीक्वेंस मेंटेन करना है. पहले r का टर्म लिखना है, उसके बाद थीटा का टर्म लिखना है, उसके बाद फाई का टर्म लिखना है, सो दैट जब आप प्रॉब्लम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. अदरवाइज अगर आपने वेरिएबल्स का सीक्वेंस अगर चेंज किया तो एक तो 100% पहले ये होगा कि आपको ये वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. और वैल्यूज सबसे याद अगर आ भी गए तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर प्रॉब्लम में सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आएगा. तो प्लीज रिमेंबर, first we have to write terms of r, then theta, and then phi. ये हो गया substitution for x, y, z. After that, now if there is a combined term x square plus y square plus z square, अगर combined term अगर आती है तो x square plus y square plus z square, that combined term will be r square. And then in triple integration, derivatives means integration with respect to x, y, z, जो terms है dx, dy, dz, so उसे भी change करना पड़ेगा. So dx, dy, dz, that is equals to r square sin theta dr d theta d phi. ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन. वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे x, y, z. अगर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस टाइप से कंबाइंड टर्म आता है तो दैट विल बिकम आर स्क्वायर, और dx, dy, dz जो है दैट विल बिकम r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d phi. अभी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट इशू ये आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन में कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे डिसाइड करना है. व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फॉर सॉल्विंग ट्रिपल इंटीग्रेशन. सो इन कार्टेशियन फॉर्म वी हैव टू डिसाइड द ऑर्डर मैनुअली. अगर सपोज एक्स वाई जेड से अगर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो फिर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैनुअली डिसाइड होगा. जैसे पहले इंटीग्रेशन हैविंग कांस्टेंट लिमिट, देन लिमिट्स कंटेनिंग सिंगल वेरिएबल, आफ्टर दैट लिमिट्स कंटेनिंग टू वेरिएबल. फिर वो वेरिएबल से डिसाइड होगा कि dx आएगा, dy आएगा, dz आएगा. बट अगर हम प्रॉब्लम को स्फेरिकल फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है इट विल बी फिक्स्ड. स्फेरिकल फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो फिक्स्ड है. सो लेट्स टेक इट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट वी विल अप्लाई द लिमिट्स ऑफ फाई. पहले आएगा इंटीग्रेशन फाई 1 टू फाई 2. आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स ऑफ थीटा, सेकंड नंबर पे थीटा 1 टू थीटा 2. And after that we will apply the limits of r1 to r2. ठीक है. लिमिट्स अप्लाई करने के लिए ये हो गया सीक्वेंस, पहले फाई 1 टू फाई 2, उसके बाद थीटा 1 टू थीटा 2, इसके बाद r1 टू r2. इसके बाद जो भी गिवन फंक्शन रहेगा वो फंक्शन यहाँ पे एज इट इज आएगा, बट फंक्शन को स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखना नहीं है. ये हो गया कन्वर्जन फॉर फंक्शन. इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में आएगा dx, dy, dz.
तो अब dx डिवाइड dz मीन्स स्फेरिकल पोलर फॉर्म के अंदर इसका वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। सो अब इसको इसके आगे लिख दो एज इट इज, dx डिवाइड dz की जगह पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर अप टू हियर वन ब्रैकेट देन डी थीटा एंड देन डी फाइव। ये रहेगा फाइनल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हर प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी फिक्स रहेगा। पहले लिमिट फाइव वन टू फाइव टू अप्लाई करना है, उसके बाद लिमिट्स थीटा वन टू थीटा टू अप्लाई करना है, और उसके बाद लिमिट्स आर वन टू आर टू अप्लाई करना है। फिर फंक्शन जो भी फंक्शन रहेगा उसको स्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद dx डिवाइड dz की जगह पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन फॉर कंप्लीट प्रॉब्लम। नाउ अब नेक्स्ट इशू आता है कि हाउ टू गेट द लिमिट्स। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड की लिमिट्स कैसे फाइंड करना है ये तो हमें पता है, बट अभी स्फेरिकल फॉर्म में हमें फाइव वन और फाइव टू का लिमिट लगेगा, थीटा का लिमिट लगेगा, आर का लिमिट लगेगा। तो अब ये लिमिट्स कैसे लिखना है? सो अगेन इसमें कोई डायग्राम हमें ड्रॉ करना नहीं है लिमिट्स के लिए, पहले तो ये क्लियर कर लो। वी आर सॉल्विंग इट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, इसके लिमिट्स हमें डायरेक्ट लिखना है। और उसमें भी अगर स्पेरिकल फॉर्म अगर आता है तो स्पेरिकल फॉर्म के लिमिट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके डिफाइंड हो चुकी है व्हाट विल बी द लिमिट्स फॉर स्पेरिकल फॉर्म। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी लिमिट अप्लाई करना है। मीन्स फॉर एग्जांपल वन मोर थिंग, एक जो यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कि स्फेरिकल फॉर्म से सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व होगा जहां पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन्वॉल्व रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। इफ यू आर सॉल्विंग ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑन अ वॉल्यूम ऑफ बाउंडेड बाय स्फीयर, अगर स्फीयर का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको आप स्फेरिकल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्फीयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सपोज वी आर सॉल्विंग ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑन अ प्लेन और वी आर सॉल्विंग इट ऑन अ वॉल्यूम बाउंडेड बाय टेट्राहेड्रॉन, तो उस पे हम स्फेरिकल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, स्फीयर कंपल्सरीली चाहिए। ठीक है, सो अब ये चेक करते हैं कि लिमिट्स इसकी कैसे लिखना है। सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज द नेक्स्ट पार्ट। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये लिमिट्स लिखने के पहले सबसे पहले हमें चाहिए स्फीयर का इक्वेशन। तो सपोज इक्वेशन ऑफ स्फीयर एज इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. It is a standard equation of sphere with center at origin and radius it is a. ये राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर का टर्म लिखा है ना, इट मींस दैट इस स्फीयर का रेडियस जो है इट इज ए। और अगर सपोज ऐसे आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, अगर राइट हैंड साइड में वन अगर आता है तो रेडियस विल बी वन। तो हर प्रॉब्लम में सिर्फ रेडियस चेंज हो सकता है। ठीक है, तो रेडियस को केयरफुली चेक करना है। नाउ अब ये स्फीयर के लिए हमें आर थीटा और फाई का लिमिट लिखना है। ये स्फीयर के लिए हमें आर थीटा और फाई का लिमिट लिखना है। तो अभी लिमिट्स के अंदर फिर से दो टाइप की लिमिट है मेजरली, जो जनरली हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे यूज करना है। फर्स्ट नंबर पे आएगा लिमिट्स फॉर कंप्लीट स्फीयर और लिमिट्स फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर। लिमिट्स फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर। अभी पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर के लिए अगर सपोज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिमिट क्या रहेगी? ठीक है, सो लिमिट्स ऑफ आर, पहले लिमिट्स ऑफ आर आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए। हमने जो ऊपर स्फीयर का इक्वेशन लिखा है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका जो सेंटर है इट इज एट ओरिजिन, सो ओरिजिन पे रेडियस 0 और राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर है स्फीयर के इक्वेशन में, इट मींस दैट रेडियस इट इज ए, तो आर विल बी 0 टू ए। ये हो गया लिमिट्स ऑफ आर। देन लिमिट्स ऑफ थीटा, वी आर राइटिंग दीज लिमिट्स फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो कुछ देर के लिए ऐसे सपोज करो कि अगर हम ये प्रॉब्लम को डबल इंटीग्रेशन में या फिर टू डायमेंशनल में अगर सॉल्व करते हैं तो टू डायमेंशनल में मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पॉजिटिव ऑक्टेंट जो रहेगा वी विल कॉल इट एज पॉजिटिव क्वाड्रेंट,
और पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा का जो लिमिट होता है इट इज 0 to π/2। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव ऑक्टेन की लिमिट लिखना है, इसमें भी थीटा जो रहेगा इट विल बी 0 to π/2। तो थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/2। ये होगा लिमिट्स ऑफ थीटा, और उसके बाद लिमिट्स ऑफ फाई। तो लिमिट्स ऑफ फाई अगेन वी आर राइटिंग फॉर पॉजिटिव ऑक्टेन। तो पॉजिटिव ऑक्टेन मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सपोज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फिर से फाई इक्वल टू 0 टू फाई इक्वल टू π/2। ठीक है। सो ये रहेंगे तीनों वेरिएबल्स की लिमिट्स। आर इक्वल टू 0 टू ए, थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, फाई इक्वल टू 0 टू π/2। ये लिमिट्स फिक्स है। आपको सिर्फ ये चेक करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे कि आपको पॉजिटिव ऑक्टेन की लिमिट अप्लाई करना है या फिर कंप्लीट स्फीयर की अप्लाई करना है। अभी नीचे हम कंप्लीट स्फीयर की भी लिमिट लिखने वाले हैं। सिर्फ ये लिमिट्स में से चेंज क्या हो सकता है, ओनली लिमिट्स ऑफ आर कैन चेंज। आर इट इज रेडियस। तो अगर सपोज गिवन स्फीयर का रेडियस अगर चेंज होता है तो फिर आपको यहाँ पे आर की लिमिट चेंज करना पड़ेगा। थीटा और फाई कभी भी चेंज करना नहीं है। ठीक। ये हो गए लिमिट्स फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर। अब देखते हैं लिमिट्स फॉर कंप्लीट स्फीयर। अगर सपोज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन जो सॉल्व कर रहे हैं वो अगर कंप्लीट स्फीयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसमें लिमिट्स क्या रहेगी, लेट्स चेक इट। सेकंड नंबर, लिमिट्स फॉर कंप्लीट स्फीयर। सो लिमिट्स ऑफ आर अगेन। सो आर में तो कोई चेंज नहीं है। आप रेडियस जो रहेगा वो सेम रहेगा। आप वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करो मीन्स पॉजिटिव ऑक्टेन के लिए सॉल्व करो या फिर कंप्लीट स्फीयर के लिए सॉल्व करो, तो रेडियस सेम रहेगा। आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए। बट यहाँ पे थीटा और फाई चेंज हो जाएंगे। तो कंप्लीट स्फीयर के लिए लिमिट्स ऑफ थीटा जो है इट इज थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/2। सॉरी, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, नॉट π/2। ये यहाँ पे जो लिमिट्स हमने लिखा है ये एक्चुअली 0 टू पाई चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया थीटा की लिमिट्स 0 टू पाई। और थर्ड नंबर पे लिमिट्स ऑफ पाई। तो लिमिट्स ऑफ फाई विल बी फाई इक्वल टू 0 टू फाई इक्वल टू ट्वाइस पाई। ये थर्ड एक्सिस, ये पूरा रोटेट होगा 0 टू ट्वाइस पाई तक। तो दीज आर द लिमिट्स फॉर कंप्लीट स्फीयर। बस ये दो टाइप की लिमिट्स है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे ये चेक करना है कि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन कंप्लीट स्फीयर के ऊपर सॉल्व करना है या फिर सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट के ऊपर सॉल्व करना है। बस इतना चेक करना है। अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट्स आपको ऊपर वाली अप्लाई करना है पॉजिटिव ऑक्टेंट की। और अगर कंप्लीट स्फीयर के ऊपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको लिमिट्स ही सेकंड नंबर की अप्लाई करना है कंप्लीट स्फीयर की। ठीक है। नाउ विल टेक अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पे से अभी और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज evaluate triple integration dx dy dz upon root of a square minus x square minus y square minus z square। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है और इसके आगे लिखा है ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर x square plus y square plus z square equal to a square। Now let's see its solution. So first of all, as usual, consider I equals to given integral triple integration. Function is here 1 upon
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. So a square as it is. From remaining three terms, we can take minus common. The remaining will be x square plus y square plus z square inside the bracket. You get function. After that, dx, dy, dz. It is as it is. Mark it as equation number 1. अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है. अभी यहाँ पे मेथड कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमें ये ट्रिपल इंटीग्रेशन कार्टेशियन फॉर्म से सोल्व करना है या फिर हमें ये ट्रिपल इंटीग्रेशन स्फेरिकल फॉर्म से सोल्व करना है. मेथड मेंशन नहीं है. इट मींस दैट वी आर हैविंग अ चॉइस. अभी हम दोनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं. बट अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म से अगर सोल्व किया तो वी विल गेट लिमिट्स ऑफ एक्स, लिमिट्स ऑफ वाई एंड लिमिट्स ऑफ जेड. और फंक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है. तो 1 अपॉन उसमें रूट, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. जेड की लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, वाई की लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, एक्स की लिमिट फाइंड करना पड़ेगा. तो कार्टेशियन फॉर्म से भी सॉल्व हो सकता है बट दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. सो प्लीज रिमेंबर, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम पे स्फीयर का इक्वेशन अगर आता है तो फिर उसको डायरेक्टली स्फेरिकल फॉर्म से ही सॉल्व करना है. वो स्फेरिकल फॉर्म से ही इजीली सॉल्व होगा. कार्टेशियन से ये इजीली सॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है तो इसको कार्टेशियन से भी सॉल्व कर सकते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग के इक्वेशन ऑफ स्फीयर इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. ये जो इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर. यहीं पे मेंशन किया है इट इज स्फीयर. और अगर स्फीयर अगर आता है तो वो प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल फॉर्म से ही सॉल्व करना है. ठीक है. अब मेथड हमारा डिसाइड हो गया है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग स्फेरिकल फॉर्म. तो फिर अब स्फेरिकल फॉर्म के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन हमें लिखना पड़ेगा. तो राइट डाउन फॉर स्फेरिकल फॉर्म वी हैव टू सब्स्टिट्यूट. अब सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन. मींस कंप्लीट प्रॉब्लम को एक्स वाई जेड से हमें आर थीटा और फाई में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो पहले एक्स वाई जेड के लिए वैल्यूज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट. एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा cos phi, y equals to r sin theta sin phi, z equals to r cos theta. ये तीन वैल्यूज हमें पुट करना है फॉर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड. अगर सेपरेट सेपरेट एक्स वाई जेड की टर्म्स आती है तो उसके लिए तीन वैल्यूज रहेंगे. बट अगर सपोज कंबाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का टर्म अगर आता है तो दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंबाइन टर्म अगर आती है तो उसकी जगह पे डायरेक्टली आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं. आफ्टर दैट अब इक्वेशन 1 को चेक करो. इसमें फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट की जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा. बट इंटीग्रेशन वी हैव टू सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड. dx dy dz लिखा है तो अभी हमें dx dy dz का भी वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन में. dx dy dz इट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई. ये हो गया कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम कार्टेशियन से स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. अब सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद अभी हमें चाहिए लिमिट्स. सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद अभी हमें लिमिट्स चाहिए आर थीटा और फाई का. हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम ये प्रॉब्लम को स्फेरिकल फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं. उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन भी लिख दिया. मीन्स अभी कंप्लीट इक्वेशन में एक्स वाई जेड कहीं पे भी नहीं रहेगा. इट विल बी गेट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई. तो अभी हमें आर थीटा और फाई का लिमिट चाहिए. और लिमिट ऑलरेडी डिसाइडेड है जो हमने ऊपर लिखा था. सिर्फ लिमिट्स के दो टाइप है. एक तो लिमिट है पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए और सेकंड लिमिट है कंप्लीट स्फीयर के लिए. तो अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉब्लम हमें पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए सॉल्व करना है या फिर कंप्लीट स्फीयर के लिए सॉल्व करना है. तो एक बार फिर से प्रॉब्लम को चेक करते हैं ऊपर. तो ये प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन किया है कि वी हैव टू सॉल्व इट ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर. ये डायरेक्टली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन किया है कि वी हैव टू सॉल्व दिस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर. इट मींस दैट अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पॉजिटिव ऑक्टेंट की लिमिट अप्लाई करना है. अगर सपोज यहाँ पे ऐसे लिख के आता है कि इवैल्यूएट ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्फीयर, ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्फीयर या फिर थ्रू आउट द स्फीयर.
इस टाइप के वर्ड अगर आते हैं तो फिर वहां पे कंप्लीट स्फीयर की लिमिट लगेगी। बट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है कि ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट, तो फिर इसे हमें पॉजिटिव ऑक्टेंट की लिमिट लेकर ही सॉल्व करना है। सो लेट्स चेक द लिमिट्स फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट। अभी पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए लिमिट्स लिखना है, ठीक है। सो लिमिट्स फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर। इसके साथ में स्फीयर का जो गिवन इक्वेशन है उसको भी लिखना है, सो डेट हमें ये क्लियर होगा कि व्हाट इज द रेडियस। गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर लिखा है, इट मींस दैट रेडियस इट इज ए। तो आर जो रहेगा हमारा लिमिट्स आर का वो 0 टू ए रहेगा। सिर्फ रेडियस चेंज हो सकता है, मींस लिमिट जो है वो सिर्फ वेरिएबल आर का चेंज हो सकता है, थीटा और फाई कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए स्फीयर का इक्वेशन कंपलसरी लिखना है और वो इक्वेशन में रेडियस चेक करना है, ठीक है। नाउ लिमिट्स ऑफ आर। सो पॉजिटिव ऑक्टेन के लिए आर इट इज आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए। लिमिट्स ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू 0 to theta equal to pi by 2, and limits of phi, phi equal to 0 to again phi equal to pi by 2। ये हो गए लिमिट्स। नाउ अब आ जाते हैं गिवन इक्वेशन 1 के ऊपर। राइट ऑन द इक्वेशन 1 एंड देन अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन। सो इक्वेशन 1 एक बार चेक कर लेते हैं। अभी इक्वेशन 1 के अंदर ये सभी सब्स्टिट्यूशन हमें अप्लाई करना है। अप्लाइंग these substitution on equation 1। So equation 1 it is I equals to triple integration, function is 1 upon रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस हमने कॉमन लिया था, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड, ये होता इक्वेशन 1 गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है और ये इक्वेशन को स्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम पे सबसे मेजर थिंग लिमिट्स। लिमिट्स मीन्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले जो हमें लिमिट अप्लाई करना है वो रहेगा φ1 टू φ2, उसके बाद रहेगा θ1 टू θ2, और इसके बाद रहेगा r1 टू r2। ये सीक्वेंस लिमिट्स अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद हमें फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन यहाँ पे है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए हम प्रॉब्लम को कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस अभी कंप्लीट इक्वेशन में कहीं पे भी एक्स वाई जेड की टर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड को यहाँ से रिमूव करना है। अगर सिंगल सिंगल एक्स वाई जेड अगर आता है तो उसके जगह पे आपको तीनों का सेपरेट वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंबाइंड टर्म है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्टली आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद है डी एक्स डी वाई डी जेड। तो डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू इन स्पेरिकल फॉर्म इट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर up to here one bracket, then d theta, after that d phi। ये हो गया dx dy dz का वैल्यू। नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स। φ1 टू φ2 का लिमिट 0 टू पाई बाय 2, θ1 टू θ2 0 टू पाई बाय 2, और r1 टू r2 इट इज 0 टू a। तो अभी सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करना है। सो लिमिट्स φ1 टू φ2 0 टू पाई बाय 2, θ1 टू θ2 0 टू पाई बाय 2, r1 टू r2 इट इज 0 टू a। एंड फर्स्ट जो इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आर। विथ रिस्पेक्ट टू आर लेना है मींस साइन थीटा इट इज कांस्टेंट। तो साइन थीटा को हम ये एक इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाहर मींस आप इसको पहले भी ले सकते हो, इंटीग्रेशन के बाहर आप इसको ये ब्रैकेट के बाहर भी कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, ये साइन थीटा को डी थीटा के साथ लिख दो, मीन्स थीटा की टर्म एक साथ कंबाइन कर दो, रिमेनिंग टर्म को ब्रैकेट के अंदर रहने दो। तो अभी रिमेनिंग टर्म यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर इन न्यूमरेटर
and denominator it is root of a square minus r square dr as it is, इसके बाद d theta as it is और d phi as it is। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। सो जस्ट गिव अ थॉट ऑन इंटीग्रेशन कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पहले लेना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू आर फंक्शन इज आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर हमें सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ऊपर आर स्क्वायर है नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिर्फ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। सो चेक दिस सब्स्टिट्यूशन, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर आर इक्वल टू ए साइन टी ले सकते हैं या फिर आर इक्वल टू ए कॉस टी भी ले सकते हैं। we can take r equal to a sin t or we can take r equal to a cos t, so that r square will become a square sin square t। तो वो आगे रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म हम सोल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट जो है ये यहाँ से रिमूव करना है, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो फर्स्ट टर्म के अंदर ए स्क्वायर है तो सेकंड टर्म में भी ए स्क्वायर आना चाहिए, सो दैट वी कैन टेक इट कॉमन। और रूट रिमूव करना है तो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन। ठीक है, तो ए साइन टी अगर लिया तो भी चलेगा, ए कॉस टी लिया तो भी चलेगा। तो ये हो गया मेन वेरिएबल आर के लिए सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अकॉर्डिंगली रिमेनिंग टर्म्स हमें चेक करना है, चेंज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन का रूल होता है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो आपको डेरिवेटिव भी चेंज करना पड़ेगा। मीन्स अगर हम आर को चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें ये डी आर को भी चेंज करना पड़ेगा। सो इस पे से डेरिवेटिव डी आर चेंज हो जाएगा, डी आर इट इज इक्वल टू ए एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी इनटू डी टी। ये होगा डेरिवेटिव डी आर के लिए ये वैल्यू। अब और एक चेंज करना है, जो लिमिट्स हमने लिखा था 0 टू ए थर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर, 0 टू ए जो लिमिट्स लिखे हैं दीज आर द लिमिट्स फॉर वेरिएबल आर। अभी हम आर को तो चेंज कर रहे हैं टी के फॉर्मेट में, मीन्स हमें ये लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हमें न्यू लिमिट्स चाहिए फॉर वेरिएबल टी, तो न्यू लिमिट्स, सो अभी न्यू लिमिट्स कैलकुलेट करना है फॉर वेरिएबल टी। तो चेक करते हैं अभी न्यू लिमिट्स क्या रहेंगे। फर्स्ट लोअर लिमिट आर इक्वल टू 0, सो फॉर आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 अगर हमने ये इक्वेशन में पुट किया जो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, आर इक्वल टू ए साइन टी, इसमें अगर हमने आर इक्वल टू 0 अगर पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वेशन विल बिकम ए साइन टी इक्वल टू 0। इस पे से हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो, साइन टी इक्वल टू 0 ऐसे आएगा। फिर इस पे से टी फाइंड करना है, तो टी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इट इज 0, मीन्स टी का वैल्यू हो गया 0। तो लोअर लिमिट में तो कुछ चेंज नहीं है, आर इक्वल टू 0 था उसकी जगह पे टी इक्वल टू 0 आ रहा है। बट अभी अपर लिमिट चेक करो, अपर लिमिट में चेंज होगा फॉर आर इक्वल टू ए, इट इज द अपर लिमिट। तो अब फिर से जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आर इक्वल टू ए साइन टी, ये इक्वेशन के अंदर आर इक्वल टू ए पुट करो। आर इक्वल टू ए अगर पुट किया तो इक्वेशन ऐसे आएगा, ए साइन टी ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे आर इक्वल टू ए पुट किया तो ये ए, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वेरिएबल ए कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साइन टी इक्वल टू 1। फिर इस पे से टी का वैल्यू, टी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 मीन्स पाई बाय 2, तो टी इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड इज द अपर लिमिट। सो इन दिस वे ये लिमिट्स चेंज हो गए, पहले 0 टू ए था, अभी टी 0 टू पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हमें गिवन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, मींस इंटीग्रेशन के ऊपर अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिखा है। अभी अप्लाई कहाँ पे करना है, वी हैव टू अप्लाई दिस सब्स्टिट्यूशन ऑन इंटीग्रेशन। ये इतना ब्रैकेट जो है थर्ड वाला, ये ब्रैकेट के ऊपर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। 0 टू ए, इसके जगह पे लिमिट आएगा 0 टू पाई बाय 2, न्यूमिनेटर में आर स्क्वायर है तो आर की जगह पे ये वैल्यू r equal to a sin t means r square will be a square sin square t. Denominator a square minus r square, so it will become a square minus a square sin square t, और उसके बाद dr,
तो डी आर की जगह पे आएगा ये वैल्यू ए कॉस टी डी टी। तो ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हमें ऊपर ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। सो क्वेश्चन 2 के ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। सो इक्वेशन 2 becomes left hand side I as it is, first integration 0 to pi by 2 as it is, second integration 0 to pi by 2 ये भी as it is, थर्ड इंटीग्रेशन 0 टू ए लिखा था तो उसके जगह पे न्यू लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। इसके बाद फंक्शन, तो न्यूमरेटर इट इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये होगा न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो फिर से आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये होगा डिनोमिनेटर। उसके बाद डी आर, तो डी आर इट इज ए cos t dt, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा डी थीटा लिखा है वो एज इट इज, और उसके बाहर डी फाई लिखा है तो वो डी फाई भी एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है, ब्रैकेट की बाहर की टर्म्स जो थी वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, नाउ अब ये चेक करो, इसमें सिंप्लीफिकेशन पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन 0 to pi by 2, first integral as it is, 0 to pi by 2, second integral as it is, 0 to pi by 2, third integral as it is. Now, in numerator, a square sin square t into a cos t, it is the numerator. ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो a square into a, it will be a cube sin square t into cos t as it is, upon, from denominator we can take a square common, तो a square common, remaining 1 minus sin square t। इसके बाद dt as it is, ब्रैकेट कंप्लीट, साइन थीटा डी थीटा एज इट इज, और फिर से ब्रैकेट कंप्लीट और डी फाई एज इट इज। नाउ अभी फिर से सिंप्लीफिकेशन का स्कोप, अभी सिर्फ डिनोमिनेटर, फंक्शन का डिनोमिनेटर पे टारगेट करना है, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है, बट डिनोमिनेटर को चेक करो, 0 to pi by 2 as it is, 0 to pi by 2 second integral as it is, और 0 to pi by 2 third integral as it is, numerator as it is a cube sin square t into cos t, denominator root of a square as it is, 1 minus sin square t, it will be cos square t, dt as it is, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट के बाहर sin थीटा d थीटा as it is, और लास्ट d phi as it is। नाउ अब जो डिनोमिनेटर है इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर t, इट इज द फंक्शन, तो पावर 2 और स्क्वायर रूट ये दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, again integration 0 to pi by 2, third again integration 0 to pi by 2, numerator as it is a cube sin square t cos t, upon denominator से a into cos t, it is as it is, dt as it is, bracket complete, sin theta d theta as it is, और d phi as it is। ठीक है, now from numerator this cos t, from denominator this cos t, it will be get cancel, और वेरिएबल a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब में से a स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, सो राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म, और फिर से a स्क्वायर यहाँ पे तो रिमेनिंग रहेगा बट इट इज कांस्टेंट, तो a स्क्वायर को हम तीनों इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, तो a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, रिमेनिंग इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, और थर्ड फिर से 0 to pi by 2, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट था उसको हमने बाहर ले लिया, cos t कैंसिल हो गया, अभी रिमेनिंग जो फंक्शन है इट इज ओनली sin स्क्वायर t dt, ब्रैकेट कंप्लीट, sin थीटा d थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट, और d phi as it is। नाउ अब ये इंटीग्रेशन हम सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग कैल्सी, अभी तीनों भी इंटीग्रेशन कैल्सी से सोल्व हो जाएगी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ही ज्यादा टाइम गया है, सिंप्लीफिकेशन एक बार हो गया
तो अब ये तीनों भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैल्सी पे सॉल्व हो जाएंगे। फंक्शन कैल्सी में लेना है साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर और लिमिट लेना है 0 to π/2। कैल्सी में हम पाई ले रहे हैं तो इट शुड बी ऑन कंपल्सरीली रेडियन मोड, इतना याद रखना है। जब भी आप कैल्सी में पाई लोगे तो वो रेडियन मोड पे चाहिए, ठीक है। सो ए स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to π/2 एज इट इज, फिर से सेकंड इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये भी एज इट इज, और थर्ड इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैल्सी पे सोल्व करना है 0 to π/2 sin स्क्वायर टी dt। ये पूरा वैल्यू कैल्सी पे अगर सोल्व किया तो इसका आंसर आएगा π/4। उसके बाद साइन थीटा एज इट इज, डी थीटा एज इट इज, डी फाई एज इट इज, ठीक है। नाउ अब एक इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो सिर्फ थीटा की टर्म का इंटीग्रेशन आएगा, बाकी टर्म तो कांस्टेंट रहेगी। मींस जो π/4 अभी हमने लिखा है ये π/4 कांस्टेंट है, तो π/4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, सभी इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर एज इट इज, π/4 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग इंटीग्रेशन 0 to π/2, फिर से इंटीग्रेशन 0 to π/2, साइन थीटा एज इट इज, डी थीटा एज इट इज, और डी फाई एज इट इज। नाउ अभी फिर से ये इंटीग्रेशन को कैल्सी से सॉल्व करना है, तो 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा, इसको फिर से कैल्सी से सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू आएगा 1। तो ए स्क्वायर एज इट इज, π/4 एज इट इज, 0 to π/2 इन ब्रैकेट 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू डायरेक्ट कैल्सी से आएगा 1 और डी फाई एज इट इज। सो इन दिस वे दो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए। विद थर्ड और लास्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वो भी डायरेक्ट कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड और लास्ट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इंटू π/4 एज इट इज, और 0 to π/2 1 डी फाई, इसको डायरेक्ट कैल्सी पे अगर सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आएगा π/2। सो फाइनली आई इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8, that is the required solution of given integral, ठीक है। मींस तीनों इंटीग्रेशन कैल्सी पे सॉल्व हो गए, सिर्फ जो सबसे मेन था वो था सब्स्टिट्यूशन के, इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना है। इतना अगर याद रहा तो आगे के तीनों इंटीग्रेशन कैल्सी पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।